गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका कंपनी लॉ का। आज हम अपने इस लेक्चर में हमारा सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर, वो सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन एंड मीनिंग। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज़ इट्स मेन डॉक्यूमेंट विच डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव. Memorandum of Association is one of the documents which must be filed with the registrar in order to secure the company's registration. ठीक है, तो Memorandum of Association इसको शॉर्ट फॉर्म में MOA भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जो कंपनी का ऑब्जेक्ट किस पर्पज़ के लिए कंपनी इस्टेब्लिश की गई है उसको डिफ़ाइन करता है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो रजिस्ट्रार को हम फाइल करते हैं। ठीक है, जब हम अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कंपनी की, तो वहाँ पर हम इसको डॉक्यूमेंट को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फाइल करते हैं ताकि हम अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन जो है उसको सिक्योर करें। ठीक है, जब हमने कल इनकॉर्पोरेशन का मैंने आपको प्रोसेस करवाया था, तो उसमें हमने देखा था ना कि फिर उनको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो फाइल्ड करने होते हैं, तो वही है। ठीक है, तो फिर फाइल्ड करना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है एज़ पर लॉर्ड मैकमिलियन। ठीक है, एज़ पर लॉर्ड मैकमिलियन के अकॉर्डिंग क्या है, द पर्पज़ ऑफ द मेमोरेंडम इज़ to enable the shareholder, creditor and those who deal with the company to know what is its permitted range of enterprise. ठीक है, कि लॉर्ड मैकमिलियन क्या कह रहे थे कि पर्पज़ क्या होता है मेमोरेंडम का। ठीक है, कि ये शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को और जो भी कंपनी के साथ डील करते हैं उनको ये बताता है कि उनकी परमिटेड रेंज कितनी है। ठीक है, वो कि उनकी लिमिट कितनी है, कि वो किस लिमिट के आगे नहीं जा सकते, वो सारा जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताते हैं। ठीक है, तो वी कैन से डैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन द फंडामेंटल प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की प्रोविज़न्स जो है, फंडामेंटल प्रोविज़न्स जो है वो लिखी गई होती है। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के जो पावर्स होते हैं उनको भी डिफ़ाइन करता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन ही नहीं देता कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी जो है फॉर्म की गई है, बट ये और क्या करता है, जो भी पॉसिबल स्कोप है ऑपरेशन का, ठीक है, जो भी वो डिटर्मिन करता है कि इस स्कोप के अंदर हमने ये काम करना है, उसके आगे हम एक्शन नहीं ले सकते। हमारे लिए एक लिमिट बनाई होती है, उसके आगे हम एक्शंस नहीं ले सकते। राइट, नेक्स्ट इज़ पर्पस और इम्पॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि ये क्या इनेबल करता है शेयर होल्डर को कि उसको पता चले कि उसकी मनी जो है वो किस पर्पज़ के लिए जा रही है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है उसकी मनी, और कितना रिस्क होगा उसको इन्वेस्टिंग अगर वो करेगा उस कंपनी में, तो उसको कितना रिस्क होगा। सिमिलरली सप्लायर जो है गुड्स और मनी के, उनको भी पता चल जाता है कि उन्होंने इन्वेस्ट करना है, इनके साथ ट्रांजेक्शन्स करनी है इस कंपनी के साथ कि नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो एज़ पर सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम जो होता है कंपनी का वो फॉर्म, ठीक है, फॉर्म्स में जो गिवन टेबल्स होते हैं उनमें ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, टेबल ABCD एंड E इन शेड्यूल 1। ठीक है, कंपनी एक्ट के शेड्यूल 1 जो है उसके अंडर ये टेबल बना होता है। ठीक है जी, तो द कंपनी शैल अडॉप्ट द फॉर्म अप्लीकेबल। ठीक है, कि कंपनी जो उनकी कंपनी पर अप्लाई होता है तो वो फॉर्म जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टेबल ए है, तो उसमें क्या है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस कंपनी का होगा, जो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी। ऐसे ही टेबल बी जो है उसमें कौन सी कंपनी का होगा, जो लिमिटेड बाय गारंटी तो होगी बट उनके पास जो है शेयर कैपिटल नहीं होगी। राइट, टेबल सी क्या है, जो लिमिटेड बाय गारंटी होगी और साथ ही साथ उनमें क्या है, शेयर कैपिटल होगी उसके पास, तो वो टेबल सी में आ जाएगा। ठीक है, वो टेबल सी को अडॉप्ट करेंगे। टेबल डी में क्या है कि जो कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है तो वो ये वाला अडॉप्ट करेंगे। और टेबल ई में क्या है, फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी और जिसके पास शेयर कैपिटल भी हो। राइट, नेक्स्ट जो है हमारा मेन जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लॉन्ग में आ जाता है ये क्वेश्चन, तो वो है क्लॉजेस और कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इसको हम क्लॉजेस भी बोल सकते हैं, और कंटेंट जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीन्स के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन सी चीज़ें जो है इंक्लूड होती है, तो वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्लॉज है नेम क्लॉज। ठीक है जी, ये क्या है कि नेम क्लॉज, कंपनी एक लीगल डिस्टिंक्ट एंटिटी है, इसलिए उसका नेम भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ठीक है, नेम इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, हम अपनी मर्जी से जो है नेम चूज़ नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो
फॉलो कर ही हम जो है वो नेम चूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ अनडिज़ायरेबल नेम, ठीक है। एज पर सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विद द नेम विच नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विद द नेम विच इज़ इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ अनडिज़ायरेबल, ठीक है। कंपनी उस नेम के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवा सकती जिसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन से वो कंपनी अनडिज़ायरेबल हो, ठीक है। वो नेम अनडिज़ायरेबल हो तो वो नहीं चूज़ कर सकते। जैसे कौन कौन से नेम जिनको अनडिज़ायरेबल कंसीडर किया, जो सेम जो एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मैच करता हो नाम, उसको नहीं कर सकते। उनकी जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनको नहीं हम यूज़ कर सकते, ठीक है। जो न्यू जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके नाम के साथ हमने कुछ न्यू ऐड कर दिया, जैसे न्यू के साथ हमने मॉडर्न ऐड कर दिया, वो भी अलाउड नहीं है। जैसे न्यू रिलैक्सो शूज़ कंपनी लिमिटेड, उसके साथ ऐड आपने न्यू की जगह मॉडर्न बाटा शूज़ कंपनी लिमिटेड लगा दिया, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते, राइट। और अगर गवर्नमेंट, ठीक है, कुछ मिसलीडिंग वर्ड यूज़ करते हो आप, सेंट्रल, नेशनल, यूनियन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड, ठीक है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। कोई वर्ड लाइक कोऑपरेटिव हो गया, रीजनल, सहकारी बैंक, इंश्योरेंस, ऐसे नाम आप नहीं लगा सकते। और कोई भी नेम जो पब्लिक को ऑफेंसिव हो, ठीक है जी, ठीक है, तो वो नाम आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल केस था, ठीक है, ईविंग वर्सेस बटरकप मार्गरीन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसमें क्या था कि प्लांटिफ इन दिस केस वाज कैरिंग ऑन द बिजनेस, ठीक है, एक बंदा जो है उसका बिजनेस था बटरकप डेयरी कंपनी, ठीक है। जो उसका ऑपोजिट कंपनी है, न्यू कंपनी फॉर्म हुई, उन्होंने अपना नाम रख लिया बटरकप मार्गरीन कंपनी लिमिटेड। तो जो प्लेंटिफ है उन्होंने क्या किया कि उनके एक्शन लिया उनके अगेंस्ट न्यू कंपनी के, कि वो उनका नाम जो है वो यूज़ करिए एग्जिस्टिंग कंपनी का, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो कंपनी उसको, ठीक है, जो कोर्ट है उसको कुछ पेनाल्टीज़ लगाएंगे फिर, ठीक है। न्यू कंपनी है जो उसको उन्होंने पेनाल्टी लगाई, ठीक है, यूजिंग द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी एंड प्लेटेड डैट द नेम यूज बाय द न्यू कंपनी क्रिएटेड, ठीक है। उन्होंने ये कोर्ट में दिखाया कि जो न्यू कंपनी है वो उनका ये इम्प्रेशन है, ये इम्प्रेशन दिखा रही है कि जो दोनों कंपनी हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं। तो जो कोर्ट है उन्होंने जो न्यू कंपनी है उसको ये नेम रखने से रिस्ट्रेंड कर दिया, राइट। नेक्स्ट इज़ प्रोहिबिटेड नेम्स नॉट टू बी यूज्ड, जो नेम, ठीक है जी, अडॉप्ट किए हैं कंपनी ने, वो प्रोविज़न है एम्बल्स की, नेम्स की, जो भी हमारे साइंस होते हैं उनकी प्रोविज़न को वॉलेटाइल ना करें। जैसे कि यूएनओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे नाम ना लगाएं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सील्स, ऑफिशियल सील्स जो वो सिंबल ना करें, नेशनल फ्लैग के जो है वो ना यूज़ करें, ठीक है। कोई हमारे महात्मा गांधी हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ना ले अपने प्रोडक्ट्स में, नेम में, ठीक है, अपना नेम रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ ऑफ वर्ल्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, द लास्ट वर्ड्स ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड, ठीक है। अब किसी भी कंपनी का जो लास्ट नेम होता है वो एंड किसके साथ होता है, लिमिटेड के साथ और प्राइवेट लिमिटेड के साथ और वन पर्सन कंपनी, जैसा भी केस हो, ठीक है। अगर पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी है, तो उनको अपने वर्ड के पीछे लिमिटेड लगाना पड़ेगा लास्ट वर्ड में, ठीक है, अपने नेम के लास्ट वर्ड में, ठीक है जी, लिमिटेड लगाना पड़ेगा। जो प्राइवेट कंपनी है उसको क्या होगा, प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। और जो ओपीसी कंपनी है 1%, उनको अपने नेम के पीछे 1% कंपनी लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसका पर्पज़ ये क्या होता है कि जो पीपल उनके साथ डील कर रहे हैं उनको पता चल सके कि कंपनी जो है वो कौन सी कंपनी है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, राइट। नेक्स्ट इज 5th पॉइंट इज रिजर्वेशन ऑफ नेम। सेक्शन 4 सबसेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट इट इज़ पॉसिबल टू रिजर्व, ठीक है, आप रिजर्व कर सकते हो अपना नेम अपनी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले। आप एप्लीकेशन बनाकर रजिस्ट्रार को दो तो रजिस्ट्रार जो है वो आपका नेम रिजर्व कर देगा 60 डेज़ में, ठीक है। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, सबमिट की गई है, उसके बेसिस पर वो है वो आपका 60 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो कंपनी का नाम है वो रिज़र्व कर सकता है, ठीक है। अगर फर्दर जो सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 है वो क्या प्रोवाइड करता है, अगर आपका रिजर्वेशन होगी नेम की, उसके बाद रजिस्ट्रार ने ये फाइंड किया कि जो कंपनी है वो रॉन्ग और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, तो वो क्या कर सकता है, अगर तो कंपनी इनकॉपरेट नहीं हुई तो रिजर्व नेम जो है वो कैंसिल कर सकता है और पर्सन जिसने ये एप्लीकेशन बनाई उसको 1 लाख तक का फ़ाइन पड़ सकता है, राइट। नेक्स्ट इज़ सेकंड में क्या है, अगर कंपनी जो है वो इनकॉपरेट हो गई है कंपनी, तो वो क्या है, रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी को डायरेक्ट करेगा कि वो अपना चेंज कर ले नेम 3 मंथ के अंदर अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद। जहाँ फिर क्या क्या रजिस्ट्रार जो है वो डायरेक्ट पटिशन दे सकता है कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, राइट।
नेक्स्ट क्लॉज है वो है रजिस्टर्ड ऑफिस और डोमिसाइल क्लॉज, ठीक है जी। पहले हमने नेम क्लॉज की थी, वो उसके सब पॉइंट्स थे। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड ऑफिसर और डोमिसाइल क्लॉज, ठीक है जी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उस स्टेट का नाम ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर आपका ऑफिस जो है वो रजिस्टर्ड है, कंपनी जो है आपकी बनी हुई है, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? फर्स्टली तो क्या है कि ये कंपनी का डोमिसाइल डिसाइड करता है, ठीक है। इट इस्टेब्लिश करता है कि जुडिशन जो हाई कोर्ट की, ठीक है ना, स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस की, वो उसको डिफ़ाइन करता है। सेकेंडली इट इज़ एट रजिस्टर्ड ऑफिस वेयर जो है कंपनी जहाँ पर अपनी बुक्स जो हैं वो कीप करके रख सकती हैं, ठीक है। वहाँ पर अपने नोटिस बनाती हैं, कम्युनिकेशंस करती हैं, जो है ना वो सारा आ जाएगा इसमें, राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है। अगर फर्स्ट में अगर आप देख लिए, अगर आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो उसकी लोकेशन जो है वो चेंज कर दी, तो आपको क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस को नोटिस देना पड़ेगा, फिर है ना विदिन 5 डेज़ जो है ना उस चेंज के, तो वो आपको फिर आपका जो न्यू लोकेशन है वो देख देंगे, राइट। नेक्स्ट इज थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। दिस क्लॉज सेट आउट द ऑब्जेक्ट एट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज, ठीक है। ये क्लॉज क्या है, ऑब्जेक्ट सेट करता है, तो और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, पावर्स हैं कंपनी की, वो डिफाइन की जाती है। कंपनी जो है इन जो है हमारी पावर्स के ऊपर जाकर, इनके आगे जाकर कुछ नहीं करती। अगर वो ऐसा करती है, अपनी लिमिट्स के ऊपर जाती है, तो ये अल्ट्रा वायर्स और वॉइड केस माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज क्यों ज़रूरी है, क्या पर्पज़ क्या है इसका, ठीक है, जो ताकि मेंबर्स को पता चल जाए कि किस पर्पज़ के लिए उनकी मनी जा रही है, क्रेडिटर्स को प्रोटेक्शन मिल जाती है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट होता है। ये ऑल्सो इनेबल करता है डायरेक्टर्स को कि उनको अपनी लिमिट्स के बारे में पता हो, ठीक है, जो भी उनकी लिमिट्स हैं उसके बारे में पता हो। पॉइंट्स टू बी कंसीडर वेयर ड्राफ्टिंग ऑब्जेक्ट, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो कंसीडर करने होंगे जब आप ड्राफ्ट जो है बना रहे हो। तो जो ऑब्जेक्ट है कंपनी का वो इलीगल नहीं होना चाहिए, है ना। मीन्स कि आपकी बिजनेस जो है, आप स्मगलिंग का बिजनेस कर रहे हो तो वो एक इलीगल बिजनेस है, ठीक है। दे मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। कंपनीज एक्ट की जो भी प्रोविज़न है उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव है इमोरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप एनिमी कंपनी के साथ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। और ये जो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए ऑब्जेक्टिव आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, राइट। नेक्स्ट क्लॉज इज कैपिटल क्लॉज। दिस क्लॉज मस्ट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, ठीक है। वो अमाउंट कैपिटल का जिससे कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है, इसको रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल भी बोल देते हैं, ठीक है जी। कोई भी लीगल लिमिट नहीं होती शेयर कैपिटल के अमाउंट पर, ठीक है। इट में भी कोई भी अमाउंट हो सकता है, बट डिनोमिनेशन ऑफ हर एक शेयर की ₹10 और ₹100 में होगी इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और ₹100 होगी प्रेफरेंस शेयर्स के केस में, ठीक है। बट अगर कंपनी जो है डीमैटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयर्स हैं, तो वो जो इक्विटी शेयर्स हैं उनका डिनोमिनेशन नंबर कोई भी हो सकता है, बट ₹1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। द शेयर कैपिटल स्टेटेड इन द कंपनीज मेमोरेंडम इज़ द कैपिटल विच इज़ कंपनीज ऑथराइज्ड टू इशू, ठीक है। कब जो कंपनी ऑथराइज होती है, इशू करनी होती है कंपनी ने, ठीक है। तो जो शेयर कैपिटल होती है वो कंपनी की 2 कैटेगराइज में होती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, राइट। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज क्या स्टेट करता है कि नेचर ऑफ लाइबिलिटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी की नेचर क्या है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड है, ठीक है। जो अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो उनको ज़रूरत नहीं होती लाइबिलिटी क्लॉज बनाने की, ठीक है, क्योंकि वो अगर एब्सेंस है तो ऑब्वियस है, हमें पता है कि अगर लाइबिलिटी की एब्सेंस है, ठीक है, लाइबिलिटी क्लॉज एब्सेंस है, तो हमें ऑब्वियसली पता है कि ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है जी। बट इन केस जो कंपनी की मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, ठीक है जी। गारंटी हो सकती है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से उन्होंने शेयर अमाउंट पे करना है, ठीक है। मान लीजिए आपने ₹10 के शेयर होल्ड किए हैं, आपने 5 पे कर दिए, तो नेक्स्ट जो है आपको जो बैलेंस है वह आप ₹5 ही पे करोगे और ज़्यादा नहीं, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, जो आपने गारंटी प्रोवाइड की गई है कि एट द टाइम ऑफ फाउंडेशन, है ना, वाइंडिंग आप हम इतनी गारंटी पे देंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट इज एसोसिएशन क्लॉज लास्ट, ठीक है जी। एट द एंड ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एवरी कंपनी, ठीक है जी, देयर इज़ एन एसोसिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर एक सब्सक्राइबर जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, कंपनी का हर एक सब्सक्राइबर है वो एक डेक्लारेशन देता है इसमें कि हम ये पर्सनस हैं, हमारे नेम्स ये हैं, हमने इतना अमाउंट सब्सक्राइब किया है, हम है ना अपनी इच्छा से इस कंपनी में फॉर्म करें, इच्छा से अपने
जो है ना इन्वेस्टमेंट करें, वो सारा वो इसमें लिखते हैं। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो साइन होना चाहिए एटलीस्ट 7 और ज़्यादा पर्सन से, जो अगर कंपनी जो है पब्लिक कंपनी है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन, अगर 1 पर्सन कंपनी है तो 1 पर्सन एटलीस्ट उसमें साइन होने चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। और एक उनका एक विटनेस होना चाहिए, ठीक है, हर एक शेयर होल्डर्स का, ठीक है, उनके सिग्नेचर्स के ऊपर एक विटनेस होना चाहिए। फुल डिस्क्रिप्शन लिखी होनी चाहिए, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, सारा जो सब्सक्राइबर है उसका उस पर लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास ये था हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो करेंगे। अगर आपको इसके कंटेंट में, क्लॉजेस में कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू क्लास।